Good evening, everyone. Today we shall discuss John Keats' sonnet on first looking into Chapman's Homer. एक्चुअल में ये पोएम से लिखने का आइडिया या थॉट्स जॉन किट्स के माइंड में क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़रूरी है। ठीक है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, यानी कि चैपमैन्स जो राइटर हैं उन्होंने जो होमर को लिखा, होमर्स के जो उन्होंने, होमर मीन्स होमर्स के जो उन्होंने वर्क्स को लिखा है, ठीक है। तो उनको जब जॉन किट्स ने पढ़ा तो उनको इतना अच्छा रियलाइज़ हुआ, उनको ऐसा लगा जैसे कि एक, जिस तरह से एक एस्ट्रोनॉमर को फील होता है, एक नेविगेटर को फील होता है, इन द सेम भी किट्स को फील हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअल में जिस तरह से आपके विलियम शेक्सपियर को लिटिल लेस एंड लेस ग्रीक की लैंग्वेज की नॉलेज थी, यानी कि ग्रीक की लैंग्वेज की जानकारी नहीं थी, उसी तरह से किड्स को भी ग्रीक भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन वे इन महाकाव्यों को पढ़ना चाहते थे, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि इनकी लैंग्वेज की वजह से। और जब चैपमैन ने इनका अनुवाद किया तो किड्स ने उन रचनाओं को जाना, उनके बारे में पढ़ा और उनको इतना अच्छा रियलाइज़ हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि मानो कोई एक, जैसे कि ज्योतिर्विद होता है और वो कोई नया सितारा ढूंढ लेता है, ठीक है। तो उन द सेम भी उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ उनके वर्क्स को जान के। सो लेट्स स्टार्ट द मेन की ऑफ द सोनेट, देन वी विल डिस्क्राइब द स्टैंजा बाय स्टैंजा। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये जॉन कीट्स का है। जेनरी की अगर हम बात करते हैं, दिस इज पेट्रार्कन सोनेट रिटन एट द एज ऑफ 20, contains an octave of 8 lines and a session of 6 lines. Then we will discuss rhyming scheme, that is very important at the point of examinations. A B B A B B A, C D C D C D. Okay, so that is the rhyme scheme of this sonnet, and that is very important. This sonnet is written and published in 1816. If I talk about the theme of the sonnet, then the theme of the power of literature, that is the very important point. साहित्य की शक्ति, ठीक है। हम अगर मूड ऑफ है या हम बोलते हैं ना, अगर अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को पर देना चाहते हैं, पंख देना चाहते हैं, देन वी शुड स्पेंड सम टाइम्स टू रीडिंग ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जब उन्होंने चैपमैन्स के होमर ने जो अनुवाद किए, उनको जब उन्होंने रीड किया ना, तो उन्होंने और इसके साहित्य की जो मेन एक थीम थी, एक मैन शक्ति थी, उसको पहचाना। क्योंकि मैन जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं काव्यों में है, महाकाव्यों में है, और वही किड्स लैंग्वेज की वजह से नहीं उसको रीड कर पा रहे थे। तो उसके बाद में जॉन किड्स के लिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहा जो उनके लिए अनटच रहा हो। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये आपकी स्टार्टिंग की लाइन्स हैं। मस्ट हैव हाई ट्रेवल्ड इन द realms of gold, and I many godly states and kingdoms seen. Round many nations islands have I been, which words in fealty to Apollo hold. ओके, तो इन सारी जो लाइन्स हैं इनको मैं स्टेप बाय स्टेप में अभी नीचे स्टैंजा में आप लोगों को समझाऊंगी। पहले इसका जो मेन थीम है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है। ओवरऑल इसका पूरे का मतलब ये था कि पोइट का ये कहना है कि मैं काफ़ी जगहों पर गया, यात्रा की, लेकिन जितना सुकून मुझे इन सारी चीज़ों से साहित्य में मिला है उतना कहीं पर भी नहीं मिला है। जो ये तो मैंने इसको नटसेल वे में आपको समझा दिया है, बाकी अभी स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगी। That is a very important point. What's the theme? What is the concept of the poems or the sonnet? So we will first of all we have to discuss the main theme. In this poem, Keats pays one of the finest tribute to Chapman's translations of Homer. Okay, so it is one type of tribute है. द पोइट हैज़ ऑफन हर्ड ऑफ द इलियड्स एंड ओडिसी, हमेशा उन्होंने इलियड्स एंड ओडिसी के महाकाव्यों के बारे में सुना था, ठीक है। बट चैपमैन्स ट्रांसलेशंस हैज़ गिवन हिम द ओरिजिनल आइडियाज ऑफ द पोएम्स, बिकॉज कीट्स वॉज नॉट कैपेबल टू रीड ग्रीक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज, तो उनके मन में ये एक्सप्लोर करना भी बाकी रह गया था। तो चैपमैन ने जब उनका ट्रांसलेशन किया है तो उनको जो इसकी ओरिजिनलिटी है पोएम्स की, उसका कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हुआ। किड्स कंपेयर हिज फीलिंग टू दोज ऑन एस्ट्रोनॉमर
हु हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू स्टार। तो अब वहाँ पे उनको चैपमैन्स के होमर को रीड करने के बाद में इन्होंने इनकी जो एक जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो नई चीज़ को कोई एक्सप्लोर करता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। वो चीज़ है जो उसने अभी तक उसके लिए अनटच अनरीड रही है। इन द सेम वे किड्स के लिए भी वही फीलिंग रही है, एक एस्ट्रोनॉमर की तरह, एक जिस तरह से एक ज्योतिर्विद होता है जो कि एक नए सितारे को सर्च करता है, ढूंढ लेता है, या फिर एन एक्सप्लोरर हु हैज़ डिस्कवर अ न्यू कोर्स इन द पैसिफिक, या फिर एक कोई नया खोजी करता जिसने एक नई किसी चीज़ को पैसिफिक को खोजा हुआ है। तो इस तरह इस टाइप की फीलिंग्स आप इमेजिनेशन करके देखिए, मतलब कितना अच्छा उनको फील हुआ होगा। वो जो चीज़ हम चाहते हैं जब हमको नहीं वो प्राप्त हो पा रही है और उसके बाद में हमको अगर वो माध्यम मिल जाता है उस चीज़ का और हम वो चीज़ करने में कैपेबल हो जाते हैं तो हमारी जो खुशी होती है ना वो डबल हो चुकी होती है। तो किड्स को भी बहुत अच्छा फील हुआ होगा उतने टाइम पे जब उन्होंने ये इनके ट्रांसलेशंस वर्क को जब उन्होंने रीड किया होगा। ओके, किड्स चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर, किड्स रोट द पोएम्स इन हिज 20th ईयर ऑफ लाइफ। सो ये मैंने पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो कितने ईयर के थे, 20th ईयर के थे जब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। Keats has a great regard for Homer's poetic genius. Homer's kingdom was a realm of pure gold for Keats. अब यहाँ पे जो किंगडम जो राज है जिसकी वो बात कर रहे हैं जो कि प्योर गोल्ड से जैसे कह सकते हैं कि राज है, वो किड्स के लिए होमर के जो भी वर्क्स हैं जो उन्होंने रीड किए हैं वो उन्होंने उनको माने हैं क्योंकि वो उनके लिए एक खजाने से कम नहीं थे। After reading Chapman's translations, the poet felt a new thrill of joy running in his heart. सेम था वही आइडिया मैंने बताया कि एकदम से न्यू रोमांच उनके मन में आया था जब उन्होंने इनके वर्क को रीड किया था। किड्स वॉज दस इंट्रोड्यूस टू द ग्लोरियस रीजन ऑफ होमर्स जीनियस का जो भी रीज़न था उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए The sonnet reveals the aspect of Keats' genius quality. The poet imagines himself as a traveler. यहाँ पे ये important point है कि अपने आप को एक यात्री के रूप में, एक एक्सप्लोरर के रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। Like the explorer and the navigator of the span, the poet has set out in search of poetic beauty की तलाश में निकला हुआ है। इन हिज एक्सप्लोरेशंस ही वॉज गाइडेड बाई चैपमैन ने उनको गाइड किया है। दिस एलिजाबेथन पोइट डिस्कवर फॉर किड्स होमर्स किंगडम। दिस सोनेट इज द प्रूफ ऑफ किड्स ग्रेट लव। दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पोएम है, ये जो सोनेट है, प्रूफ है किड्स की ग्रेट लव फॉर ग्रीक लिटरेचर ऑफ हेलेनिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद में हम आते हैं इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसमें देखिए। यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोगों को डिस्कस करना, मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि किड्स कमिट्स एन एरर व्हेन ही रेफर्स टू कॉर्टेस एज द डिस्कवर ऑफ अ पैसिफिक। जब एक्चुअल में किड्स की अभी हम स्टैंजा को जब रीड करेंगे तो उन्होंने बताया है कि जो कॉर्टेस हैं उन्होंने डिस्कवर किया था पैसिफिक को, बट इन फैक्ट इट वॉज बाल्बोआ जो थे, जो स्पेनिक नेविगेटर थे, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, उन्होंने एक्चुअल में खोजा था। सो हियर किड्स कमिट्स एन एरर। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एरर्स उन्होंने किया हुआ है। तो इसके बाद में किड्स फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द इटालियन और द पेट्रार्कम फॉन इन दिस सोनेट। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेड ऑफ 6 लाइन। एंड राइम स्कीम मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दी है। व्हाट इज द राइम स्कीम? ए बी बी ए बी, बी सी बी ए, सी डी सी डी सी डी। ओके, द मीटर इज इन आयम्बिक पेंटामीटर में है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये बता देना ज़रूरी है कि उन्होंने कॉर्टेज का डिस्क्राइब किया है। देन हु इज़ अ कॉर्टेज, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है। हिज फुल नेम वॉज हर्नन कॉर्टेज, वॉज अ फेमस स्पेनिक सोल्जर एंड कंक्यूरर ऑफ द अर्ली 16th century. His legendary victory was over Mexico in 1519. इसके बाद में ही ये तो इनका इन्फॉर्मेशन हो गई। डेरियन जगह उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है पोएम में। इस स्ट्रेट इससे क्वेश्चंस बनना है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है आपके जो जो उन्होंने कॉर्टेज को डिस्क्राइब किया, डेरियन को डिस्क्राइब किया है, चैपमैन के बारे में, ठीक है। तो इसे एक क्वेश्चन बन सकता है। सी व्हाट इज डेरियन इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड है ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्थमस
ज्वाइनिंग मेक्सिको और साउथ अमेरिका को जो ज्वाइन करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ विल जॉर्ज चैपमैन के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। भाई पूरा वर्क उनके बारे में हो गया और उनकी ही अगर डिस्क्राइब ना करो, डिटेल नहीं दी जाए, तो ये हमारा जो सोनेट है वो इनकम्प्लीट रहेगा। जॉर्ज चैपमैन का जो बर्थ हुआ था 1554 एंड डेथ 1634 मैन इंग्लिश पोइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज published a translation of Homer's work in 1596, so that is important. Keats first read his translation in 1815 में उन्होंने रीड किया एंड 16 में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया था। Chapman's fine paraphrase was put before Keats by his friend Cowden Clark and they set up together। देखिए कितना अच्छा था कि चैपमैन के कुछ पैराग्राफ्स को जब कीट्स के फ्रेंड ने उनको डिस्कस किया, उनके सामने बैठे, तो टिल दे लाइक टू रीड इट, किड्स शाउटिंग विद डिलाइट एज सम पैसेज ऑफ द स्पेशल एनर्जी स्ट्रक हिज इमेजिनेशन। कुछ ही पैसेज पढ़ने के बाद में वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए कि उनकी, मैंने बताया ना कि जैसे कि उनकी कल्पना को एक पंख मिल गए हों। एंड एट 10 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर क्लार्क फाउंड द सोनेट ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल। और नेक्स्ट देखिए कितना सरप्राइज था, और नेक्स्ट डे में उन्होंने पूरी एकदम सोनेट को ही कंप्लीट करके रख दिया। ओके, ये तो इस सोनेट की समरी थी। नाउ वी विल डिस्कस द स्टैंजा लाइन बाई लाइन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो एक लाइक कर दीजिए। गुड नाइट एवरीवन।